वेलकम टू कोली करियर पाठशाला। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 40 तक हम कर चुके थे क्वेश्चन। हम 50 से लेकर 40 तक, यानी कि 40 से 50 तक बस क्वेश्चन की श्रृंखला हुई थी हमारी। और अगली पड़ाव में हम उसके बाद के वीडियो को देखेंगे, बाद के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हैं, कैसे हैं, हम सब पे परिचर्चा करेंगे। और अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो या फिर कुछ और हो, हिस्ट्री में कुछ भी हो, मतलब कहीं से भी आपको कुछ भी किसी स्पेशल टॉपिक पे जहां आपको समझ में ना आ रहा हो, वहां से अगर आप वीडियो चाहते हैं, अगर उस टॉपिक पे कुछ स्पेशल चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, खुशी होगी हमें। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है हमें भी जो है प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद। आगे वीडियो को बढ़ाते हुए क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्के की बात कर रहा है। और प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? निस्क, ऑप्शन है निस्क, पंचमार्क, दीनार, कौड़ी। आप लोगों को पता होगा दीनार कब आया है, आप लोग जान ही रहे हैं। निस्क क्या है ये भी पता है, कौड़ी क्या है ये भी आपको पता है, पंचमार्क ये भी आपको मुझे लगता है पता होगा। लेकिन किस नाम से जाना जाता था प्राचीनतम सिक्का, तो उसका आंसर जो होगा वो बी सही होगा, पंचमार्क नाम से जाना जाता है। अगर पंचमार्क सिक्के की बात हम करें तो आहत सिक्का भी इसे कहा जाता है, आहत सिक्का। अच्छा, इन सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी कि अनेक चिन्ह जो है उकेरे जाते थे या बनाए जाते थे तथा, लेकिन इन पर किसी भी प्रकार का लेख नहीं है और इन चिन्हों का ठीक ठीक अर्थ भी नहीं ज्ञात है। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः जो है व्यापारिक श्रेणी तथा नगर नियम से भी जारी किया जाता था। तो आप लोग समझ गए होंगे पंचमार्क के बारे में पूरी बातचीत, मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या था नवपाषाण काल में? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। पशुपालन था कि कृषि था, दोनों थे कि कोई नहीं थे? नवपाषाण काल में अगर हम बात करें तो नवपाषाण काल में जो हमें लगता है पशुपालना शुरू कर दिए थे, इस्टेब्लिशमेंट आ चुका था, यानी कि एग्रीकल्चर भी ग्रो कर रही थी, कृषि जो है शुरू हो चुका था नवपाषाण काल में। तो ये तो दोनों ऑप्शन सही हैं, इसमें दोनों सही होंगे। पशुपालन भी शुरू हो गया था और कृषि जो है का काम भी शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। बसार की पहचान निम्नलिखित में से किसके साथ की जा सकती है? किसके साथ की जा सकती है? 37 नंबर क्वेश्चन है, बसार की पहचान किसके साथ की जा सकती है? ऑप्शन आपके सामने है, प्राचीन वैशाली, प्राचीन अंग, प्राचीन बुंदेलखंड, प्राचीन मालवा। तो बसार की जो पहचान है वो प्राचीन वैशाली से की जाती है। किससे की जाती है? प्राचीन वैशाली से। प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है। वैशाली क्या है? गंगा घाटी का नगर है और ये बिहार राज्य में स्थित है। इस नगर का दूसरा नाम विशाल भी था। अच्छा, वैशाली क्यों इसका नाम पड़ा? इसका माना जाता है कि जो है इसकी स्थापना जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा जो है विशाल, उन्होंने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है वैशाली पड़ा है। यह बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है और वैशाली के निकट कुंडलग्राम भी है। और यहीं पे एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, महावीर का जन्म भी हुआ था ज्ञात्रिक कुल में। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का, इसमें से किस युग को संक्रमण काल कहते हैं? संक्रमण काल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, यानी कि मिला जुला काल। तो ऑप्शन आपके सामने है, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका उत्तर जो है कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं बता दूं आपको, इसका उत्तर जो है
वो मध्य पाषाण काल होगा, मध्य पाषाण काल होगा, संक्रमण काल का काल। चूँकि आप देखिए मध्य पाषाण काल के बाद जब नव पाषाण काल जो है आता है, उत्तर इसका जो है मध्य पाषाण काल ही होगा। जब नव पाषाण काल का समय आता है तो कहीं ना कहीं एक जो है ना पूरी तरह से आने में कुछ टाइम लगा होगा, और वो जो टाइम रहा होगा, वो गैप रहा होगा, उसमें एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन होने में काफ़ी टाइम लगता है। यानी कि वो जो टाइम वाला पीरियड, जो टाइम पीरियड है वो संक्रमण का कहीं ना कहीं समय है। जैसे पशुपालन एक दिन में नहीं हो गया होगा, या एग्रीकल्चर एक दिन में तो आ नहीं गई होगी, इसको ले आने में जो है जो समय लगा होगा वो मिला जुला होगा, उसमें टाइम लगा होगा, वही संक्रमण काल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? जनतांत्रिक धातु। किस धातु को गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम हॉल में यही जो है कुछ बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं, क्वेश्चन को जल्दी पढ़ के जो है कम समय में क्वेश्चन ज़्यादा करने के चक्कर में। ऐसा कभी मत कीजिए, पूरे समय का यूटिलाइज कीजिएगा। समय आपका है, बहुत जल्दी क्वेश्चन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप क्वेश्चन पे समय दीजिएगा ताकि क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें, क्या पूछ रहा है वो, उस पर आप ध्यान से उसे जो है कीजिएगा, आपको बेनिफिट इसका मिलेगा, आप करके देखिएगा। तो क्वेश्चन पे आप देखिए, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तांबा को कहा है, लोहा को कहा है, टिन को कहा है कि कांसा को कहा है? तो इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर होगा लोहा। इसका उत्तर क्या होगा? लोहा। वी गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। उन्होंने लोहे को जनतांत्रिक धातु कहा था। वह मानव समाज में, अच्छा ये कहा क्यों रहा होगा? इसके पीछे जो रीज़न ये है कि मानव समाज में जो है लोहे ने जो क्रांतिकारी कदम निभाया है, जो क्रांतिकारी जो है अपना उसका स्थान रहा है, वो बहुत बड़ा रहा है लोहे का। आर्थिक विकास की अगर आप बात करें तो लोहे की वजह से ही जो है आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ा था। सेकंड अर्बनाइजेशन, लोहा उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए जो है कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो समझ रहे हैं, और उन्होंने इस लोहे को क्या कहा है? जनतांत्रिक धातु कहा है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया? अच्छा, टीन का मिश्रण किस धातु में सर्वप्रथम किया गया? इस बात को आप देखिए, लोहा में किया गया कि तांबा में किया गया कि कांसा में किया गया? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। प्रथमतः टीन का मिश्रण किस धातु में किया गया है? किस धातु में किया गया? तो किस धातु के साथ जो है टीन को मिलाया जाता है? तो तांबे के साथ। किसके साथ मिलाया जाता है? तांबे के साथ। आंसर क्या होगा इसका? तांबे के साथ। तांबे का एक बहुत प्रमुख स्थान रहा है, जो हमारी सभ्यता रही है, मानव सभ्यता जो रही, मानव सभ्यता के इतिहास में जो है तांबे का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल में आपने देखा होगा, सबसे पहले प्रयुक्त धातुओं में जो है मिश्र धातुओं की अगर हम बात करें, तांबा और कांसा, तांबा और टिन का नाम जो है बहुत पहले आता है। 33 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं और देखते हैं, बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? ऑप्शन आपके सामने है। पूर्व पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुर्ज होम, अच्छा आपको मैंने कल भी मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। तो बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है? बुर्ज होम आपका स्थित है JNK, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये नवपाषाणी युग का प्रमुख जो है केंद्र माना जाता है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्त आवास के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। गर्त आवास के लिए, किसके लिए? गर्त आवास के लिए, गर्त आवास के लिए बहुत प्रसिद्ध है बुर्ज होम। तो किस जो है ये बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र रहा है? तो इसका उत्तर होगा नवपाषाण युग का। क्या उत्तर होगा मित्रों? नवपाषाण युग का। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? भट्टिप्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित था? चांदी से था कि तांबा से था कि सोना से था या जिंक से था?
ऑप्शन आपके सामने है, आप इस पर क्या उत्तर लगाएंगे, क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो जो है भट्टिप्रोलु अभिलेख जो है ये सातवाहनकालीन है। प्रमुख अभिलेखों में अमरावती, भट्टिप्रोलु, नागार्जुनकोंडा जैसे स्थानों से स्तूप, चैत्य और बिहार की जानकारी प्राप्त होती है। भट्टिप्रोलु अपनी बुद्ध स्तूप के लिए भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक छोटा सा गांव है और ये भट्टिप्रोलु जो अभिलेख है ये चांदी से निर्मित था। किससे निर्मित था? चांदी से। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या सही होगा? चांदी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर 1 क्वेश्चन पे। बसुली छेनी, बसुली, इसमें बसुली लिखा है, उसे बसुली भी कह सकते हैं आप। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? अच्छा, जब अब आप ये देखिए क्वेश्चन को, प्रकृति को आप समझिए। बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? नवपाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग, चित्रित धूसर भांड संस्कृति। तो जो ये आंसर इसका होगा वो नवपाषाण युग होगा। नवपाषाण युग कैसे होगा? अगर हम इसकी बात करें नवपाषाण कालीन स्थलों में, बुर्जों में, गुफरकाल, कश्मीर प्रांत में जो आपका है अनेक प्रकार के मृत भांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख औजारों में बसली, छेनी और कई औजार प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इनसे क्या किया जाता? कृषि कार्य संपन्न किया जाता था। तो आप आंसर आपके सामने है नवपाषाण युग। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? हस्त परशु का प्रकार नहीं है, उत्तर आप बताइएगा। फ्लेक, चॉपर, पेबुल, बोरल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मित्रों जो होगा पेबुल होगा। पेबुल क्या होगा? इसका उत्तर होगा पेबुल। इसका उत्तर जो होगा पेबुल होगा। मित्रों, हम 10 क्वेश्चन डेली आपको करवा रहे हैं और हम चाहेंगे आप इन क्वेश्चनों को लगातार देखते रहें और हमसे लगातार जुड़े रहें। ये क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, जितने भी जो है इतिहास विषय की परीक्षाएं हैं या इतिहास के प्रश्न जहाँ भी पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।